मैम ये मैंने खरीदी है, लेकिन आप लीजिए, मैं बाद में खरीद लूँगा। सच में? जी लीजिए। थैंक यू सो मच। दरअसल ये मेरे बच्चों के लिए है, उनको क्लास से पिक करना है ना, लेट हो रही हूँ। लिखित था, सब ऊपर से लिखित था, हम इस तरह मिलेंगे। उसकी वो स्माइल, उसकी वो खुशी। पहले मुलाकात के बाद नियति ने हमारी दूसरी मुलाकात भी करवा दी, वो भी तुरंत। ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। अरे क्या हुआ, ऑटो नहीं मिल रही है क्या? जी आपने कहा था आपके बच्चों को क्लास से पिकअप करना है। जी लेट हो रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप इस तरफ जा रहे हैं, बच्चों की क्लास उस तरफ है। नहीं मैम, मुझे लेट नहीं हो रहा है, आप बैठिए ना, मैं छोड़ देता हूँ। पास बैठा हूँ, बहुत करीब। मनीष यादव यहीं रहता है? आप बुलाओ उसे। अरे पीछा, अरे पीछा करेगा? अरे पहले बताओ मुझे क्या हुआ, इधर पुलिस को फोन कर दूंगा। फोन कर पुलिस को, जिंदगी भर के लिए जेल में होना चाहिए। अंजलि जिंदगी भर मेरे दिल में रहने वाली है। अंजलि मेरी पत्नी है और ये आदमी उसके पीछे पड़ा है। मनीष क्या कह रहा है ये? यार अंजलि मुझे बहुत पसंद है। तू पागल हो गया है क्या? शादी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, साली जेल है जेल, जिसमें लोग कैद हो जाते हैं, जैसे कि मेरी अंजलि। चल बकवास कर रहा। अरे जब तक इंसान को उसका सही पार्टनर नहीं मिल पाता ना, तब तक वो शादी के गलत बंधन में घुट घुट कर मर जाता है। ये आदमी पागल है, अभी फोन करता हूँ पुलिस को। एक चांस दो भैया, प्लीज एक चांस, मैं इसे समझाता हूँ, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। अगर अगली बार मेरी बीवी के आसपास भी दिखा ना, तो पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, खुद मार डालूंगा। बाद ये मेरी पहली पोस्टिंग थी और सबसे पहले मैंने सारे अनसॉल्व केसेस की फाइलें मंगवाई और उन्हें स्टडी किया। इन केसेस में से ये एक केस था जो मुझे लगा दोबारा जांच होनी चाहिए इसमें। उस दिन ऑफिस में काफ़ी सप्लाईज पेंडिंग थी, बहुत काम था, तो मुझे डबल शिफ्ट करने को कहा गया था, इसीलिए मुझे घर से जल्दी निकलना पड़ा। मैं सुबह 6:30 बजे नाश्ता कर रहा था, अंजलि बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, पर शायद 6:35 हुए होंगे जब मैं घर से निकला राजू और पूजा को लेकर उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने के लिए। उनकी बस रोज़ की तरह 6:45 को आ गई। मैं वापस घर लौटा तो अंजलि दरवाजे पर ही मेरा टिफ़िन लेकर खड़ी थी। मैंने उसे टिफ़िन लिया, अपनी बाइक निकाली, उसे बाय बोला और ऑफिस के लिए निकल लिया। जब मैं जा रहा था, कर रहा है, काफी अच्छा वर्कर है, वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। घर में कोई परेशानी? शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक ना चल रहा हूँ? पर्सनल लाइफ में मैंने कभी दखल दिया नहीं, लेकिन लंबे अरसे से जब कोई साथ काम करता है, उस आदमी का बेसिक नेचर, उसके घर का माहौल, सबका मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाता है। लेकिन निखिल की लाइफ में ऐसा कोई टेंशन दिख नहीं रहा था। सर मुझे नहीं पता कौन पहचान वाला आया था या आने वाला था, किसी ने मुझे फोन करके तो नहीं बताया था, और अगर कोई आया भी हो तो वो मारने वाला हो, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है सर। कभी कुछ था नहीं, कोई भी अनबन नहीं थी तुम्हारे और अंजलि के बीच? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप, वो भी इस वक्त? अंजलि का मर्डर हुआ है महेंद्र जी, पत्नी थी वो निखिल की। कोई भी अनबन नहीं थी सर, खुश थे हम। भैया की लव मैरिज थी सर। अंजलि के पेरेंट्स कहाँ हैं? बस कल तक आ जाएंगे, वो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो निखिल, अंजलि यहाँ थी या तुम लखनऊ में? मिले कैसे? लखनऊ में, मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर थी वो। कोई एक कारण होना होता तो क्या होता इस मर्डर का? सर अगर मुझे पता होता तो क्या अब तक चुप रहता? उस घर से कभी बर्तन गिरने की आवाज नहीं आई, ना ही अंजलि कभी बच्चों पर चिल्लाती थी। लेकिन हाँ, सख्त माँ थी, बच्चों पर ना सही पति पर चिल्लाती और पति निखिल उस पर। इतने सालों में दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं। 5 साल से हमने तो नहीं सुना, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। सही कह रही है शांति जी, मैं तो 9 साल से हूँ, पूजा मेरे सामने ही पैदा हुई। चलिए वो सब एक तरफ। शांति जी, दिव्या जी, उस दिन अंजलि चिल्लाई ही नहीं,
उस पर छुरे से वार हुए थे। हमें भी यही अजीब लग रहा है, कैसे हो सकता है ये? माँ बाप सास ससुर के अलावा कोई और रिश्तेदार घर में आते थे? निखिल का कोई यार दोस्त या अंजलि का कोई दोस्त? ऐसे जासूसों की तरह कौन नजर रखता है मैडम? मैंने तो बस दोनों के माँ बाप और भाइयों को आते देखा है। अंजलि के 2 भाई है, दोनों उससे छोटे हैं। मेरा किराए का रूम है सर, नित्या विहार में। अपने भाई के साथ नहीं रहते हो? जी, निखिल की अपनी गृहस्थी थी और करण का अपना काम, इसलिए दोनों अलग रह रहे थे। जब 2 साल पहले मैं कुशीनगर से यहाँ गोरखपुर आया था तो 3 महीने के लिए भैया के साथ उनके घर पर ही था। और इसके बाद भी जब भी मेरे मकान की लीज खत्म होती थी तो नया मकान मिलने तक मैं भैया के साथ ही रुकता आया हूँ। अंजलि का अपने घर वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसे रिश्ते थे? अच्छे थे सर, इकलौती बहन थी दोनों भाइयों की। हिंदी भी नहीं हुई, भैया टूट चुके हैं, बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। और आप सर कभी भाभी के अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं, कभी भैया के अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं। अफेयर्स के बारे में नहीं पूछता, अभी सीधा सवाल पूछता हूं, अंजलि का मर्डर किसने किया करण? सर ये मैं कैसे बता सकता हूं? तो फिर सवाल कैसे करने हैं और क्यों करने हैं ये तुम हम पर छोड़ दोगे? निखिल भैया अंजलि भाभी से बहुत प्यार करते थे और भाभी भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। हमारा दामाद निखिल, हम हमेशा से बहुत खुश हैं उससे। हमारी बेटी अंजलि भी बहुत खुश थी उससे। ये अंजलि खुद सामने से कहती थी या आपने अनुमान लगाया था? मैं अपनी बेटी की शक्ल देखकर ही जान लेता था, उसे कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं थी। सर 2 प्यारे बच्चे थे उसके, निखिल का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल हंसता खेलता परिवार था। पूरे 13 साल हो गए थे दीदी की शादी को, लेकिन मैंने कभी दीदी की आंखें नम नहीं देखी, कभी चेहरा लटका तक नहीं देखा उनका। और जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं उसका जवाब ना है। हमें निखिल जीजा जी पर कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर 1.25 लाख की वैल्यू की चोरी हुई है विशाल और कृष्णा, और तुम्हारी दीदी को बेडरूम में मारा। कातिल घंटी बजाकर घर में घुसा और तुम्हारी दीदी चिल्लाई तक नहीं। मैम हमारे परिवार में पहली बार इतना भयंकर कुछ हुआ है, हम झेल भी नहीं पा रहे। और ऐसी कंडीशन में आप हमसे क्या उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चाहती हैं कि हम बिना मतलब के जीजा जी का नाम ले लें? सर आपने पहले भैया पर शक किया और अब मुझ पर भी। मैंने सीधा सवाल पूछा तुमसे, कहां थे तुम? जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। मैंने पिछले महीने जॉब छोड़ी है, इसलिए इंटरव्यूज दे रहा हूँ अलग अलग जगह पर। कहां था इंटरव्यू? केसी एसोसिएट्स, गोरखपुर की एक बड़ी सीए फर्म्स में से एक है। कब हुआ? 10 बजे से उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू रखा था। तो तुम कितने बजे वॉक इन हुए? इंटरव्यू कब तक चला और तुम वहां से कब निकले? सर मैं 10 बजे वॉक इन हुआ, 2:30 बजे मैं वहां से निकला। पास के एक रेस्टोरेंट में जाके मैं लंच कर रहा था जब निखिल भैया का मुझे फोन आया कि घर में ऐसा कुछ हुआ है। 10 से 2:30, 4.5 घंटे का इंटरव्यू? सर वॉक इन इंटरव्यू था, मैं 10 बजे वॉक इन हुआ और मेरे जैसे 1 दर्जन कैंडिडेट थे वहां पर। मेरा नंबर 2:05 पे आया। सर ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। तुम अपने नए किराए के मकान में 1 हफ्ते पहले शिफ्ट हुए थे, ऐसा तुमने हमें बताया। जी 10 मार्च को मेरे पुराने वाले घर की लीज खत्म हुई थी। एक्सटेंशन दे नहीं रहा था मकान मालिक, तो मैं भैया के पास आकर रहने लगा। और जैसे ही मुझे मेरा नया घर मिल गया तो 7 अप्रैल को मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। महेंद्र और योगिता निखिल के असली माँ बाप नहीं है? महेंद्र ने गोद लिया है निखिल को। इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? निखिल ने हमें ये बात बताई ही नहीं। उसने कहा वो उसके माँ बाप है तो इसका मतलब करण उसका सगा भाई नहीं है। जब मैंने ही अपने आप को कभी सौतेला नहीं माना तो आपको क्यों बोलता? ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर आप इस सब में क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे बीवी के हत्यारे को, उस छुपे कारण को ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से यह मर्डर हुआ। और कोई बात जो हमसे छुपाई जाती है हम उस पर शक करते ही करते हैं। निखिल पत्नी मरी है मेरी सर, मेरे बच्चों ने अपनी मां खोई है। हमें सिर्फ उस कातिल के पकड़े जाने से मतलब है, और आप हैं कि अपने बेमतलब के सवालों से हमारा दर्द और बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ समझते हैं आप? इस दर्द से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। पिछले 4 दिनों में निखिल हमने इलाके के 23 छटे हुए हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा है और इस वक्त और 4 से सख्त पूछताछ हो रही है। और हमारा शक और भी बढ़ते जा रहा है कि ये मर्डर किसी हिस्ट्री शीटर ने नहीं किया है। हत्यारा घर का है निखिल, और तुम हमें घर में झांकने ही नहीं दे रहे हो। कह रहे हो ना तुम्हारा अफेयर है ना अंजलि का था। क्योंकि नहीं था। हमारा अफेयर एक दूसरे के साथ था, गहरा प्यार था। फिर कौन? ये कौन जो है ये कोई ऐसा है
जिसे अंजलि ने घर में आने दिया, पर उस पर अंजलि को रत्ती भर का भी शक नहीं था कि वो उस पर जानलेवा हमला करेगा। भरोसा था उस पर जो उसने तोड़ा। यस सर, 14 अप्रैल को हमने वॉक इन इंटरव्यूज रखे थे, सुबह 10 से शाम 4:30 तक। ये देखिए मिस्टर करण राठौड़, 14 अप्रैल इनका इंटरव्यू टाइम 2:05 को आया और 2:30 को यहाँ से निकले। करण कब आया था यहाँ? सुबह 10 बजे? यस सर, साइनिंग है। सर ये उसकी भाभी के मर्डर का मामला है, राइट? राइट। दरअसल करण सेलेक्ट हुआ इस जॉब के लिए। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। इंटरव्यू के दौरान उसका बिहेवियर कैसा था? नर्वस, डिस्टर्ब्ड? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो मुझसे सेलेक्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट करण ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए थे और सही जवाब दिए थे। फैमिली ने हमसे एक और बहुत बड़ी बात छुपाई थी, एक अनबन जो लखनऊ में छुपी बैठी थी। अंजलि के सबसे छोटे भाई कृष्णा को आ रहे हाथों लीजिए साहब, सारे रिपोर्ट्स निकलवाई है। जमीन का माजरा है इनके बीच। पर क्या कृष्णा ने अंजलि को मरवाया? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन लखनऊ का हमका एक पड़ोसी बोला कि अंजलि कृष्णा के रास्ते में आ रही थी। कृष्णा एक बिजनेस शुरू करना चाह रहा था उनके एक जमीन को बेचकर। अब ये बहुत हो रहा है, अब आप हमारी फैमिली में कातिल ढूंढ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अंजलि और कृष्णा के बीच जमीन को लेकर कोई रंजिश थी? मेहरबानी करके रंजिश वंजिश की बात मत कीजिए। हाँ, एक मुद्दे को लेकर मतभेद था। और ये मतभेद मेरे और कृष्णा के बीच भी था। मैं भी जमीन बेचने के खिलाफ था। अरे दीदी, पापा भी अग्री है। मैं आपका और विशाल का एक पैसा टच नहीं करूंगा। आपका हिस्सा आपका ही होगा। कृष्णा, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। मुझे शक नहीं है कि तुम हमारा हिस्सा हमें नहीं दोगे। मेरी आपत्ति सिर्फ जमीन अभी बेचने से। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और 1 साल में हमारी जमीन की कीमत क्या हो जाएगी? पर मेरे बिजनेस का मौका तो अभी है ना। एक बार हाथ से गया तो अगले साल नहीं आएगा, और अगले साल तो दूर की बात, फिर कभी नहीं आएगा। तो क्या करें? मैं तो ना कह रही हूँ बेचने के लिए। ठीक है, तो मत बेचिए। बस आप और विशाल मुझे लोन दे दीजिए मेरे बिजनेस के लिए, और अगले साल जब आप उस जमीन को 2 गुनी कीमत पर बेचोगे तो अपने अपने लोन का पैसा काट लेना मेरे हिस्से में से। कृष्णा, गलत बात। ये तो तुम सर पे बैठकर अपनी मर्जी चला रहे हो भाई। दीदी, ये बात मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे बिजनेस प्लान को नाकाम कर रहे हो, साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। ठीक है, लेकिन इन्हें करने दो जो ये करना चाहते हैं। मैं भी वही करूंगा जो मेरे लिए सही है। फिर मुझे मत कहना। सर, वो कोई धमकी नहीं थी। मेरा मतलब था मार्केट से लोन उठाना ज्यादा इंटरेस्ट पर, लेकिन मैं कोई मर्डर वर्डर की नहीं सोच रहा था। ये तो तुम अब कह रहे हो, जबकि तुम्हारी दीदी का मर्डर हो चुका है। सर, मेरी अपनी दीदी थी, अपनी दीदी। उनको मारने से पहले मैं खुद मर जाता। प्लीज सर, प्लीज। ये कोई इनसाइड जॉब नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन के कातिल नहीं मिल पा रहा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि उसकी फ्रस्ट्रेशन आप मेरे फैमिली मेंबर्स पे निकालेंगे। कृष्णा थोड़ा गर्म दिमाग का है, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सर। मुझसे ज्यादा लाड तो अंजलि ने किया है कृष्णा को, सबसे छोटा जो है। और सर, आपको यह भी बता दूं कि मेरी दीदी खुद मेरे लिए लोन का इंतजाम कर रही थी। और वैसे भी विशाल भी तो जमीन बेचने के खिलाफ था ना, तो इसका मतलब अगला नंबर उसका होता। ऐसा होना भी कोई नई बात नहीं है। सर, आप कातिल ढूंढ रहे हैं या बकरा? निखिल राठौड़, अंजलि राठौड़, करण राठौड़, विशाल सिंह और कृष्णा सिंह, इन सभी के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। कोई भी कॉल नहीं है इनके कॉल रिकॉर्ड्स में जिस पर शक किया जा सके। और दोनों परिवारों में से भी कोई किसी पर शक नहीं कर रहा है। क्या हम लोग इनसाइड जॉब पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं? हो सकता है ये कोई रैंडम क्रिमिनल था। तो फिर उसके भी कोई सुराग होने चाहिए। हमने कितने हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा है, पूरे यूपी के जोरियों को खंगाला, मगर हाथ कुछ नहीं लगा। और ये अगर राह चलता क्रिमिनल होता शायद गोरखपुर के बाहर का, तो फिर वो यही हाउसिंग कॉलोनी की इसी एक घर की डोरबेल क्यों बजाता? ये आदमी हिस्ट्री शीटर था या सुपारी उठाने वाला किलर, या फिर एक बनाया हुआ एंगल, एक सोची समझी चाल, या सचमुच एक सरफिरा और इस केस का मुख्य आरोपी? ये मनीष यादव है। निखिल ने ये बात भी हमसे छुपाई थी। हम इन्वेस्टिगेशन के डेड एंड पर पहुंच चुके थे, 3 हफ्ते हो चुके थे, तब हमारे एक खबरी ने ये एंगल ढूंढ निकाला। निखिल, मनीष यादव के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मनीष यादव? नहीं जानते। झड़प हुई थी तुम्हारी उसके साथ? ओ हाँ हाँ, मनीष यादव। कल क्या है पूजा की क्लास में? क्या है? उसकी क्लास का स्पोर्ट्स डे है। अच्छा, बताया नहीं उसने मुझे। अरे बताया तो था 4 बार डिनर पर, तुमने सुना ही नहीं। कहाँ खोई रहती हो? कहीं नहीं। अंजलि, तुमने पूजा और राजू के स्कूल का एक भी इवेंट मिस नहीं करती हो। ध्यान से ही निकल गया निखिल।
ध्यान से नहीं निकला है, तुम लॉस्ट हो, परेशान लग रही हो। अंजलि, क्या बात है? कुछ टेंशन है? मुझे नहीं बताओगी? 2 महीने पुरानी बात है, उसके बाद से तो कभी कुछ नहीं हुआ। हुआ नहीं या अंजलि ने तुमसे कुछ कहा नहीं? सर, अगर कुछ हुआ होता तो वो मुझे जरूर बताती। काश तुमने भी हमसे शुरुआत में ही कहा होता। मनीष को भाग जाने का इतना वक्त नहीं मिलता। मनीष यादव की बात छुपाई गई थी या ये बात छूट गई थी, इस बारे में भी हमें डाउट था। मनीष को हमने पटना में ढूंढ निकाला, यहाँ कुछ अलग ही कहानी थी। मनीष यादव 14 अप्रैल को अंजलि का मर्डर करके 16 तारीख को गोरखपुर से हवा हो गया। सर, जब अंजलि रही नहीं तो मैं वहां रहकर क्या करता सर? छीन लिया अंजलि को मुझसे उस निखिल राठौर ने। ए साइको लवर, यहाँ मैं अपने पे उतरा ना तो खोल के रख दूंगा तुझे। सर, उससे अच्छा मुझे मार ही दो ना। जिसके प्यार का मर्डर हो गया वो जीकर भी क्या करेगा सर? अगर सच्चे आशिकी पर उसके माशूका का मर्डर का इल्जाम लगे तो वो जीते जी मर जाएगा ना सर। हमारा मिलना लिखित था, सब लिखित था, जैसे लिखा था वैसे ही हुआ सर। भैया वो 4 पैकेट्स वेफर्स के दे दीजिए। सॉरी बहन जी, वो आखिरी के 4 पैकेट बचे हुए थे किसी। और मर्डर केस क्लोज करने का टाइम आ गया। साले साइको, फिर तूने उसका घर पता किया, रोज टॉक करता रहा, प्रपोज किया उसको, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। सर, मैंने उसके पति को भी कहा, आपको भी कहता हूं, जब तक जिसको अपना तय हुआ जीवन साथी नहीं मिलता तब तक वो गलत बंधन में बंधा रहता है। क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा सर। मैंने जब अखबार में पढ़ा तो मैं तुरंत जान गया। नियति ने अंजलि को भी एहसास दिलाया कि वो सिर्फ मेरी है, और ये बात वो उस निखिल राठौर को बर्दाश्त नहीं हुई। सर, उसने खून कर दिया उसका, मेरी जिंदगी छीन ली। सर, वो खूनी है, 2 खून किए उसने, एक मेरे अंजलि का और एक मेरा। हमने मनीष से सख्त तरीकों से पूछताछ की, लेकिन वो साइको है, मना करता रहा। हमने उसके फोन लोकेशंस भी मैच किए, लेकिन अंजलि के घर के आसपास कहीं नहीं था वो। और ऑब्वियसली अंजलि तो उससे नफरत करती थी, तो वो मनीष के लिए दरवाजा क्यों खोलती और क्यों उसे अंदर आने देती? एग्जैक्टली। फिर पिछले साल, मतलब अंजलि के मर्डर के 1 साल बाद, हमने एक गैंग को पकड़ा था जो घरों में घुसकर गहने वगैरह चुराते थे। इस दौरान मर्डर्स भी किए थे उन्होंने, छुरे से, उन्हें भी खंगाला, लेकिन अंजलि मर्डर केस से लिंक नहीं कर पाए। पति निखिल राठौर? निखिल हमारा सस्पेक्ट तो था उस वक्त, अब भी मुझे उस पर डाउट है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिला कभी। मैं निखिल के कॉल रिकॉर्ड्स देख रही थी। पड़ोसिन शांति ने दोपहर 12:55 पर निखिल को कॉल किया था अंजलि के मर्डर की इंफॉर्मेशन देने के लिए, और एफआईआर कॉपी के हिसाब से 1:15 के आसपास निखिल अपनी फैक्ट्री से घर पहुंचा, मतलब 20 मिनट। लेकिन 14 अप्रैल की सुबह वो घर से फैक्ट्री के लिए निकलता है लगभग 6:45 बजे, और बाइक से फैक्ट्री पहुंचता है 7:30 बजे, 45 मिनट। आते वक्त 20 मिनट, जाते वक्त 45 मिनट। ऐसा क्यों? सुबह सुबह जाते समय मुझे 45 मिनट इसलिए लग गए थे क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। फिर मैं मैकेनिक के पास पहुंचा तो उसने मुझे बोला थोड़ा समय लगेगा। फिर मैंने ऑटो का वेट किया, काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे ऑटो मिला और मैं फैक्ट्री पहुंचा। हमने उस मैकेनिक से बात की, उसका भी यही कहना था जो हमें निखिल ने बताया था। बच्चे पूजा और राजू से पहले स्टेटमेंट के अलावा अलग से कोई बात हुई थी? क्या बात करते? मर्डर के दौरान वो स्कूल में थे और माँ को देखने के बाद शॉक में। बच्चों से बाद में बात होनी चाहिए थी श्रीवास्तव, आखिर बच्चे हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। पति पत्नी के बीच अगर कोई झगड़ा था, रंजिश थी, तो बच्चे काफी कुछ बता पाते। ये आपको कोई बाहर वाला या पड़ोसी नहीं बता पाता। हमें नहीं लगा था बच्चे इस बारे में कुछ बता पाएंगे। श्रीवास्तव, बच्चों से दोबारा बात कीजिए। बच्चों को पता होगा कि घर में कौन आता जाता है, घर पे किसके साथ क्या इक्वेशंस है। करण, जिसका अक्सर आना जाना रहता था निखिल के घर में, उसने भी निखिल और अंजलि के बीच कोई भी झगड़ा होने की बात को मना किया था। अंजलि ऐसी मालूम नहीं होती जो अपने निजी सेंसिटिव मामले अपने देवर के साथ डिस्कस करे। निखिल भी नहीं करता होगा। एज पर निखिल स्टेटमेंट, ये मनी स्टॉकर वाली बात भी अंजलि ने उसे काफी देर से बताई थी। जब निखिल ने देखा कि वो परेशान है, पूछा, तब बोली। शायद ऐसी कोई बात होगी जो अंजलि को परेशान कर रही हो और बच्चों ने नोटिस की कि अंजलि के हत्यारे पकड़े जाए। बच्चे उस हत्यारे को नहीं जानते हैं सर, उन्हें कैसे पता होगा? और अगर पता होता तो आपको पहले नहीं बता देते। निखिल वो शायद अब कुछ बोले, उस वक्त काफी सदमे में थे। हमने भी उनसे कुछ बात नहीं की थी। अब हम दोबारा से उनसे पूछेंगे
और हम पूरी केयर लेंगे, उन्हें कोई तकलीफ, कोई सदमा ना लगे। बात तब करनी चाहिए थी 2 साल पहले, पर अब तो करनी ही पड़ेगी। हमने ये प्रयोग बड़ी सावधानी से किया। हमारी टीम मेंबर तृप्ति पूजा और राजू की दोस्त बन गई। वो रोज उन्हें मिलती, उनके स्कूल के होमवर्क प्रोजेक्ट में हेल्प करने लगी। कुछ ही दिनों में ऐसा मेलजोल बन गया उन तीनों के बीच कि बच्चे तृप्ति के साथ खुलकर बातें करने लगे। उस पर भरोसा करने लगे और अपने दिल की बातें भी बताने लगे। राजू अपनी क्लास में किसी लड़की को लाइक करता है, उसकी बर्थडे पर उसे केक देना चाहता है। अब मैं कोशिश में हूँ कि मैं किस तरह उसकी मदद करूँ। तृप्ति, अब मुद्दे पर आने का वक्त आ गया है। तृप्ति, मुश्किल तो होगा, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा, और जल्दी। हमें पता करना होगा कि क्या वो ऐसा कुछ जानते हैं जो हमें हत्यारे तक पहुंचा सके। जी सर। तुमने निखिल में कोई बात नोटिस की, कोई हड़बड़ाहट, डर, कुछ भी? एक्चुअली नहीं सर। अगली मीटिंग में पूछ लो बच्चों से कि क्या उनके माँ बाप के बीच में कोई टेंशन थी। हमें नहीं पता था कि मर्डर के 2 साल बाद हम ये जो कोशिश कर रहे थे, इसका कोई ठोस फायदा होने वाला था या नहीं। पर इस कोशिश ने वाकई में हमें 2 साल बाद इस केस में एक ब्रेक थ्रू दिया। सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों से फिर से वही बात कर रही हूँ। इट्स ओके दीदी, एक्चुअली मैंने मम्मी पापा को कभी झगड़ते नहीं देखा। तुम्हारे पापा भी यही कहते हैं। बहुत प्यार था ना दोनों के बीच। लेकिन एक बार ना दीदी, मैंने मम्मी को रोते हुए देखा था रात को पूजा और मैं, लेकिन मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था दीदी। मैडम, आपने बिल्कुल सही लीड दी। क्या कहा बच्चों ने? आपने कल्प्रिट को पकड़ लिया? जी हाँ, 2 साल पहले उसे पकड़ लेना चाहिए था। सर, करण को उस दिन घर जाने के लिए मैंने ही कहा था। क्यों? क्योंकि अंजलि ने मुझे कहा था उसे कहने के लिए। क्यों? क्या बात है? वहाँ करण ने पैसे भी भर रखे हैं, जाया जा रहे हैं। तुरंत पोजीशन लेनी चाहिए। आज ही लेने कहो। अरे पर आज ही क्यों? उसका अपना फ्लैट है, आराम से वहाँ सोए। यहाँ हमारे घर में ड्राइंग रूम में उसे सोना पड़ता है। आप बोलिए ना उसे आज ही के आज शिफ्ट हो जाए। सर, मुझे लगा कि एक और मेंबर होने की वजह से शायद घर में खर्चा बढ़ रहा था, काम बढ़ रहा था, इसलिए अंजलि मुझे जोर दे रही थी। और मैं घर में कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने करण को बोला तुम शिफ्ट हो जाओ। सर, अब ये क्या बोल रहे हैं? करण मेरे सगे भाई से बढ़कर है। अंजलि उसकी भाभी थी, उसका इतना लाड प्यार करती थी वो। गलत है सर ये? नहीं निखिल, करण के घर की तलाशी में हमें अंजलि के गहने मिले हैं। करण ने ही अंजलि का मर्डर किया है। निखिल घर पर नहीं है। मैं भैया से मिलने नहीं आया हूँ भाभी। मत कहो मुझे भाभी और मत कहो उन्हें भैया। सॉरी अंजलि, अंदर तो आने दो। माफी मत मांगो, तुम बस चले जाओ यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आना। ना, माफी मांगने आया हूँ, माफी लेकर जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन जो मैंने किया है उसकी शर्म में मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे माफी देने से ना तो तुम्हारी शर्म कम होगी, ना ही तुम्हारा गुनाह। तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो माफी के काबिल नहीं। तुम जाओ यहाँ से। तुम इंटरव्यू के लिए 10 बजे पहुंचे, एक ही समय 2 जगह कैसे थे? मुझे डर था कि मेरी भाभी एक ना एक दिन भैया को सब कुछ बता देगी।
फिर मेरे और निखिल भैया के सारे रिश्ते टूट जाते, मेरी थू थू होती। मतलब तू अंजलि को मारने के इरादे से ही वहां गया था? पूरी प्लानिंग मर्डर की थी? जी। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े और छुरा अपने साथ ले लिया था। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन केसी एसोसिएट्स के ऑफिस में छुपा दिया था। मैं एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ लेकर गया था क्योंकि मुझे पता था उस पर ब्लड लगेगा। उसे बदलकर मैं केसी एसोसिएट से निकला। मुझे पता था वॉक इन इंटरव्यू है, मैं 4:30 बजे तक कभी भी लौट सकता था। अपनी भाभी की तरफ तुम्हारा गलत इरादा दिया, जॉब मिल भी गई। इतना शांत दिमाग, कैसे आदमी हो तुम? अंजलि ने मुझे एक बार बताया होता तो मैं करण को अपने घर से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल देता। 2 साल तक मैं ये सोचता रहा, कौन हो सकता है, किसने मारा है अंजलि को। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि करण, मेरा भाई, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर उसने। हम चूके मैडम, हमने करण वाला एंगल को डिटेल में टटोला नहीं। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हमसे। होता है श्रीवास्तव, एटलीस्ट अब ये केस अनसॉल्व नहीं रहेगा। जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कीजिए, अब ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए। जी मैम। तृप्ति, तुम खुद जाकर बच्चों को दे आती, उनको अच्छा लगता। नहीं सर, ऐसे ही ठीक है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। बाहरी दुनिया के खतरे से घर पर घात लगाए बैठा खतरा ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। एक ऐसा खतरा जिसकी गंभीरता को अंजलि ने कभी भापा नहीं और जिसके होने की निखिल को भनक तक नहीं थी। खामोशी अक्सर ऐसे खतरों को हवा देती है, हिम्मत देती है। गलत करने वाला भले सबसे करीबी इंसान हो, उसे गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। हाँ, आसान नहीं होता, कई और जिंदगियों के बिखरने की संभावना भी होती है, लेकिन चुप रहने से न खत्म हुई थी, जो कि स्टैबिंग का मकसद था। ऑफिस में 10 मिनट का काम है, उसके बाद मैं तुरंत वापस के लिए निकलूंगा। जल्द से जल्द पहुंचना है मुझे वहां। अच्छा, और वापस कब आएंगे वापिस से? रात तो होनी है, लेकिन ज्यादा देर होने वाली होगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। श्रेया, चाय तो पीते जाते। अजय, अजय आया सर। जय श्री कृष्ण शरद भाई। हाँ, जय श्री कृष्ण। अच्छा सुन, मैं आज वापिस जा रहा हूँ। हाँ, रात तक लौटूंगा। वो प्रदीप भाई को फोन करके पूछ लेना उनको, अगर कोई घर देखना हो तो। ठीक है। और अगर वो हाँ कहें तो 2-3 घर दिखा देना। ठीक है शरद भाई। लेकिन आज वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर भी जाना है, वो चंद्रकांत भाई के लिए। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन का काम भी कर देना। जी। और देख, तू सारे काम अप टू डेट किया कर, मुझे कोई भी पेंडिंग काम पसंद नहीं है, समझा? हाँ, निकल गया हूँ ऑफिस। हाँ, पहुंच रहा हूँ फटाफट। मम्मी, टहलने जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौटूंगा। बिरजू भैया, ये चूना हल्के हाथ से लगाना और सुपारी कतरी। हाँ, राजेश पान खाएगा? ना पंकज, तू खा ले, मैं ठीक हूँ। कैसे गुजरा था राजेश? सर, मैं भी वही दुकान पे पान खा रहा था सर। कुछ 10:35 बजे मैं घर पे लौट। एक आध लेटर? नहीं सर, मैं नहीं देख पाया सर। सर, मैं पूरा हिल गया था सर, इतना खून बह रहा था कि कुछ सूझबूझ ही नहीं रहा। ना, आप पेशेंट से नहीं बात कर सकती हैं। कुछ ज्यादा सीरियस है क्या डॉक्टर? जबरदस्त ब्लड लॉस हुआ है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। उसके बचने के चांसेस कितने हैं, सर्वाइवल रेट क्या है, ये सब इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। किसी से मिलने जा रहे हैं ऐसा तो कुछ कहा नहीं था राजेश भैया ने। आदत है राजेश की, रात के खाने के बाद आधा घंटा टहलने जाता है वो।
राजेश को तो मैं सालों से जानता हूँ सर। हाँ सर, यही अम्बे नगर में रहता है सालों से फैमिली के साथ सर। तो फिर उसकी ऐसी लड़ाई किसके साथ हो सकती है जो उसे चाकू ही मार दिया? मुझे नहीं पता सर। सर ये तो आपको राजेश खुद बता पाएगा या फिर उसके घर वाले। अमित जोशी। अमित जोशी रहता कहाँ है? हमारे ही मोहल्ले में। उसका मेरे बेटे राजेश के साथ झगड़ा हुआ था। सर मेरी गाड़ी राजेश की गाड़ी को सिर्फ टच करके निकली थी और गर्मा गर्मी में तू में हो गई। सर दिमाग फुल टॉस हो गया क्या मेरा, जो छुरा घोप दूंगा। प्रीति, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अमित जोशी ने तुम्हारे भाई राजेश को चाकू मारा होगा? क्यों? तुम्हारे पिताजी तो दावे के साथ उसका नाम ले रहे हैं। पता नहीं मैडम, मुझे बस ऐसा लगता है कि अमित ऐसा नहीं करेगा। नहीं पहनता, क्या करेंगे आप? कुछ खास नहीं, जबरदस्ती बनाएंगे, तकलीफ होगी सिर्फ तुझे। साहिब मेरे पड़ोस में जतिन है, जतिन उदेशी दोस्त है मेरा। उस दिन सर हम दोनों साथ में बैठकर मेरे घर के बाहर 11:30 बजे तक गप्पे लड़ा रहे थे और जब बिरजू पान वाला खबर लेकर जा रहा था राजेश के घर, सर हम दोनों को सामने से होकर गुजरा था। खबर सुनते ही सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया परिमल रोड पर तू नहीं गया। सर मैं हमले के वक्त था ही नहीं और नहीं हमले के बाद था। मतलब मैं वहां पर था ही नहीं सर, तो मैं क्यों बनूं ये? सर देखिए मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। नाटक नहीं चाहिए इसीलिए तो कह रहे हैं पहन ले, निर्देश चौकटे पे प्लास्टर भी चढ़ सकता है। सर चल पहन ले। गुरु, तुम इस प्रीति का बैकग्राउंड चेक करवाओ। ये अमित का बचाव कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि अमित इन्वॉल्व है। वो जानता था कि राजेश खाना खाने के बाद टहलने निकलेगा। ये वो देखिए फिलहाल ब्लीडिंग तो हमने रोक दी है, पेशेंट को होश भी आ चुका है, पर इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। अभी हम राजेश से बात कर सकते हैं डॉक्टर? मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। कौन था वो बेटा? हाँ राजेश, अमित जोशी था ना? हाँ दिख रहा। बता सकता हूँ? अभी नहीं भाई, उस राजेश को नाम तो लेने दे। 2 महीने हो गए और आप मुझे अभी बता रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं देने के लिए? अबे 25,000 रुपए के लिए रोज आके मेरे साथ माथापच्ची करेगा क्या? 25,000 रुपए की वजह से तेरी बहन प्रीति की शादी रुकने वाली है। अरे आप जैसे 8 लोग और हैं, मैं सबसे सारे पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मिलाकर अच्छे खासे होते हैं। शादी जून में है, जून दूर नहीं, और आपको ऐसा मजाक लग रहा है? आवाज नीचे। क्या बात है? हम उन्हें उठाने आए। मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊं? क्या है, सुबह 5:30 बजे लौटा हूं, मेरी आंख भी ठीक से नहीं खुल रही है। राजेश पर हमला करने के बाद कहाँ छुप कर बैठा था तू शरद? आपने चढ़ा रखी है या उस राजेश ने चढ़ा रखी है? ज्यादा शाना मत बन, समझा? जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दे, पुलिस स्टेशन है ये। शाना तो वो बन रहा है राजेश मेरा नाम लेकर। मैं कल वापी गया था, आज सुबह लौटा हूं। मैं वडोदरा में था ही नहीं, और अगर वडोदरा में होता भी तो मेरा क्या दिमाग खराब हो गया ये सब करने के लिए? वो हम कर देंगे, दिमाग विमाग सब खराब कर देंगे तेरा। फटाफट बोल, बाइक किसकी थी, चाकू कहां पर है, और वो पीला कपड़ा कहां पर है जिससे थोबड़ा ढका था तूने तेरा? आप लोग मुझ पर इल्जाम डालकर किसी और का नाम ढकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? राजेश की हालत क्रिटिकल है, समझा? क्रिटिकल हो या पॉलिटिकल हो, मुझे उससे क्या लेना देना? नहीं, मैं मानता हूं मुझे उसे 25,000 रुपए देने थे, लेकिन जब मैंने उसे दिए तो उसने कहा कि मुझे अभी नहीं चाहिए, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने कर दिए। अब शेयर के प्राइसेस 25,000 से गिरकर 3,000 पे आ गए, तो उसमें मैं क्या करूं? ये सब बताया उसने आपको? वाह 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 इंस्पेक्टर साहब, आप तो पूरी तैयारी करके आए। आप फोन उठाओ और नंबर घुमाओ मेरे पार्टनर हरीश वाघेला का और मेरे फाइनेंसर बचूभाई शाह का। वो भी गवाही देंगे कि मैं वापी में था कल। मैं और हरीश पिछले 6 महीने से वापी में ब्रांच खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे बेचारे थके हारे घर पर आए और आप लोग चोरों चक्कों की तरह उठा कर ले गए। समझ क्या रखा आप लोगों ने हमें? 10 मिनट में समझ गए थे हम आपके पति को कि वो क्या है और क्या नहीं। घर खाली कराने के लिए किस तरह धमकी देते हैं, क्या दादागिरी करते हैं, ये सारी हिस्ट्री आ चुकी है हमारे पास। काम है वो उनका, रियल एस्टेट में है वो। अरे लोग इतनी आसानी से पैसे नहीं देते, कभी कभी तो घर खाली नहीं करते। ये भी तो काम है, पैसे लेकर वापस न देना, धमकी देना, फिर अटैक करना। और इस बार तो उसने खुद ने पैसे हड़पे राजेश ठक्कर, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे। सर इसलिए नहीं कि शरद मेरा दोस्त है और मेरा पार्टनर है,
बल्कि इसलिए कि ये सच है कि कल हम दोनों साथ में ही थे वापी में जब ये हमला हुआ। मेरी गाड़ी में थे, हम दोनों आज सुबह ही लौटे। सब कुछ पहले से प्लान था ना? वापी जाएंगे, सबको बोल कर जाएंगे कि रात को लौटेंगे, फिर गाड़ी पंचर होती है, फिर सुबह लौटने का ड्रामा। तुम्हारी गाड़ी में क्यों गए? गाड़ी तो शरद सोलंकी के पास भी है ना? मैं मेरी गाड़ी लेकर गया था, इसलिए मेरी गाड़ी में हम दोनों साथ में गए। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। सर आप क्या मुझे क्रिमिनल समझ रहे हैं क्या? सर शरद जैसा भी होगा, लेकिन इस प्लानिंग में मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अरे हाँ साहब, आप बच्चू भाई को पूछिए ना, वापी में वो भी उधर ही थे। मेरे को काय को इस जमेले में घसीट रहे हो साहब? मैं वडोदरा नहीं आने वाला कोई बयान देने। हाँ, अरे धंधे का टाइम है साहब, और एकदम साफ सुथरे धंधों से मालिक। झगड़ो मारामारी खून खराब यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि मैं करता ही नहीं ना। समझा बच्चू भाई, लेकिन स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। शरद आप ही का नाम दे रहा है। वो कह रहा है कि कल रात तक वो आपके साथ था वहां वापी में। हाँ तो था ना, वो और हरीश दोनों आए थे यहाँ पर, लेकिन मैं ये राजेश को नहीं जानता। उनका आपस में क्या झगड़ा है, क्या लफड़ा है, मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। शरद, इस कमरे में सबसे ज्यादा बोला गया झूठ यही है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सब क्या नौटंकी चल रही है? कौन है ये तोताराम गवाह जो आपका गाना गाएगा? है कौन ये? मेरी माँ भी बचपन में मुझे रोज धमकी देती थी साहब, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। धमकी दी तो बंदा करेगा। अबे ज्ञान नहीं चाहिए तेरा, वो है मेरे पास। मुझे सीधे सीधे जवाब चाहिए। उसने धमकी दी थी या नहीं? दी थी। और ये वापस जाने वाला बहाना, ये प्लान था क्या? मुझे किसी भी प्लान वान के बारे में कुछ नहीं पता है। शरद भाई ने बोला कि वो वापस जा रहे हैं, तो बस मेरे लिए उतना ही मतलब बनता है साहब। सर कद काठी से वही लग रहा है सर, लगता भी वही है, शायद यही है सर। चल। बिके हुए हो तुम इंस्पेक्टर। मुझे फंसाने के लिए राजेश ने कितने रुपए दिए हैं तुम्हें? तूने खुद अपने आप को फंसाया शरद सोलंकी। राजेश टक्कर की कंडीशन अब और बिगड़ते जा रही थी। उसकी जान ले लेगी। विक्री, तेरे पप्पा जून की तारीख नहीं बदलेंगे। राजेश ने तय की थी, शादी उसी दिन होगी। मैंने पूरे अंबे नगर को खंगाला। इस अमित जोशी और प्रीति ठक्कर का ऐसा कुछ लफड़ा उफड़ा सामने नहीं आया। इस प्रीति की तो अरेंज मैरिज हो रही है किसी गिरीश व्यास के साथ। तो फिर इतने संगीन मामले में अमित की तरफदारी क्यों कर रही होगी? बचपन से देखा होगा, कोई लफड़ा उफड़ा नहीं है, बस एक समझ होगी कि ये बंदा नहीं करेगा। और ऊपर से पूरा मोहल्ला कह रहा है कि हमले वाली रात अमित घर पर ही था। शरद सोलंकी पे कुछ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा मैडम, लेकिन हर एक आदमी यही बात कह रहा है कि एक नंबर का चंट और चालाक आदमी है। और मुझे भी लगता है कि पूरी साजिश इसी ने रची है। ये खुद राजेश भी यही कह गया। बाकी सबके भी स्टेटमेंट ले लो और चार्जशीट फाइल करो। हमने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी और अब इस केस में ट्रायल के लिए वेट कर रहे थे। सर 4 महीने हो चुके हैं मेरे क्लाइंट शरद सोलंकी को न्यायिक हिरासत में। उनकी जमानत की अर्जी बार बार नकारी जा रही है और हमें यहाँ एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला था। पुलिस ने इस केस में बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है, बस इसे ओपन और शट केस करार देकर मेरे क्लाइंट पर एक के बाद एक झूठे इल्जाम थोपे हैं और चार्जशीट फाइल की है। विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन है हमारे पास, राइटिंग में भी और वीडियो में भी। कातिल को आइडेंटिफाई भी किया गया है और उसका नाम भी लिया गया है। योर ऑनर, विक्टिम और आई विटनेस इन दोनों ने हमलावर को रात के अंधेरे में देखा था, और वो भी चेहरा ढका हुआ हमलावर। अब अगर इस कोर्ट में मैं शरद सोलंकी के चेहरे पर एक पीला कपड़ा बांधकर उन्हें यहां लेकर आता हूं, तो यहां बैठे सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सर गवाह बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ था, बल्कि इस केस में एक और सस्पेक्ट था, अमित जोशी, जिसका मुंह ढककर गवाह के सामने पेश किया गया, लेकिन गवाह ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शरद सोलंकी को ही आइडेंटिफाई किया। मेरे क्लाइंट शरद सोलंकी 3 मार्च 2017 के दिन और रात को वापी में ही थे, वडोदरा में थे ही नहीं। सर ये रहे उनके फोन रिकॉर्ड्स और ये उनके पार्टनर हरीश वाघेला और उनके फाइनेंसर बच्चू भाई शाह के स्टेटमेंट्स। योर ऑनर, सेलफोन वापी में भी रखा जा सकता है। पार्टनर और फाइनेंसर के बयान झूठे भी हो सकते हैं। क्या पुलिस ने सूरत हाईवे के पास जो ढाबा है वहां पर वेरीफाई किया?
नहीं किया। जबकि मेरी क्लाइंट की वाइफ श्रेया ने 4 तारीख को रात को 12:15 बजे मेरे क्लाइंट को कॉल किया था, जब वो वापी से लौट रहे थे और सूरत हाईवे के पास किसी ढाबे पर डिनर ले रहे थे। अब इस बात का जिक्र पुलिस की चार्जशीट में कहीं पर है ही नहीं। और सर एक और बात, उस मोटरसाइकिल का क्या हुआ जो कातिल ने कत्ल के वक्त इस्तेमाल की थी? क्योंकि मेरे क्लाइंट को तो मोटरसाइकिल चलानी आती ही नहीं है, उनके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस तक नहीं है। अप्रोच सर। देखो, विक्टिम का डाइंग स्टेटमेंट एक मजबूत एविडेंस है, ये बात आप दोनों एग्री करेंगे, लेकिन फैसला सुनाने के लिए ये काफी नहीं है। सर पुलिस के पास अब ठोस और कुछ भी नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी बहुत कच्ची रही है सर। इस चार्जशीट के बेसिस पर इस केस को ट्रायल पे ले जाना और एक्यूज्ड को बेल ना देना, ये बात बनती नहीं है सर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कल कोर्ट में पेश करो। आज के जमाने में फोन रिकॉर्ड्स को सबसे ठोस सबूत माना जाता है, यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी लोकेशन पर मौजूद था या नहीं। आपने एक्यूज्ड की फोन लोकेशंस और एक्यूज्ड और उसकी पत्नी के बीच हुई बातचीत को फोन रिकॉर्ड्स के थ्रू वेरीफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर हमें मजबूत अंदेशा हो रहा था कि एक्यूज का वापी में होना, सूरत हाईवे पर होना, ये एक साजिश थी, प्लान था। फिर भी तहकीकात की कड़ियां जोड़ने के लिए आपको अपने हर अंदेशे को सबूत के साथ पेश करना था। सर विक्टिम ने मरने से पहले एक्यूज का नाम और कत्ल का मकसद दोनों साफ साफ बता दिया था। वो सब हम जानते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन पीड़ित के बयान के अलावा इस केस से जुड़े हुए हर पहलू को वेरीफाई किया जाता है कि नहीं, ये पुलिस का रेगुलर प्रोसीजर है या नहीं है? है सर। ये कोर्ट इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देती है। 3 हफ्ते के बाद हम इस केस को फिर से सुनेंगे। तब तक एक्यूज्ड, मैं संदिग्ध कहना चाहूंगा, संदिग्ध मौकाए वारदात पर मौजूद था, इस बात का ठोस सबूत आप पेश करेंगे इंस्पेक्टर। तब तक के लिए अदालत शरद सोलंकी को जमानत देती है। हमें नहीं मालूम था अब इस केस में नया क्या हाथ लगने वाला था। हमें नहीं मालूम था कि पीड़ित राजेश ठक्कर की डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा कौन सा सबूत हमें शरद सोलंकी का गुनाह साबित करने में मदद करने वाला था। चाय। अविनाश भाई कह रहे हैं कि चिंता मत करो, लेकिन कैसे चिंता ना करूं बताइए आप। ये कि आपको कहीं ढाबे का नया नाम तो नहीं सूझ रहा है? मैंने आपको जो भी बताया उसमें झूठ का एक कतरा भी शामिल नहीं है। मेरी शरद के साथ सिर्फ और सिर्फ धंधे में भागीदारी थी, उसकी निजी जिंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। शरद रात को 12:45 पर सूरत हाईवे पर हरीश वाघेला के साथ जहां तुमने डिनर किया था, उस ढाबे का नाम क्या था? जय माता दी ढाबा। हम जब भी वापस से लौटते थे हमेशा वहीं खाना खाते थे। तो हमेशा रात को 12:15 पर ही डिनर करते होगे? आपने दिल से ठान ली है कि मुझे गुनहगार साबित करना ही है, लेकिन उससे पहले आप एक बार जय माता दी ढाबा जाइए, उससे लगकर जो गराज है वहां भी इंक्वायरी कीजिए। हरीश भाई की गाड़ी का पंक्चर हमने वहीं बनवाया था। सर शरद सोलंकी के फोन की लोकेशन 3 मार्च की रात 12:15 बजे सूरत हाईवे पर ही है। अगर ये सब कुछ प्लान्ड है तो फोन लोकेशन तो वो होना ही था। श्रेया सोलंकी के फोन की लोकेशन घर पर ही है, यहीं वडोदरा में? जी सर। फोन की लोकेशन X है तो जरूरी नहीं है कि फोन का मालिक भी वहीं हो। फिर भी हमें सूरत के हाईवे के पास वाले जय माता दी ढाबा जाना ही है, सबूत इकट्ठा करने की। शरद और हरीश वाकई में वहां खाना खा रहे थे, हरीश की गाड़ी में वाकई में पंचर हुआ था। अब की बार कोर्ट में डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनके नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये लोग अक्सर यहाँ रुकते हैं खाना खाने के लिए। अरे मैडम कैसे याद रहेगा 5 महीने पहले का पंक्चर? अगर कोई अनोखी गाड़ी होगी, बड़े आदमी की बड़ी गाड़ी होती तो फिर भी शायद याद आता। सर उतना भी याद नहीं है कि 3 मार्च की रात को 12:15 पे ये लोग आए थे कि नहीं आए थे। जरा सा भी याद नहीं है? नहीं सर, सॉरी। मेरी याददाश्त पंक्चर होगी तो क्या हुआ मैडम? ढाबे की CCTV को सब मालूम होगा, कैमरे में सब कुछ कैद होगा।
हाँ सर, सीसीटीवी तो है। 3 मार्च की रात 12 बजे से 1 बजे तक की पूरी फुटेज निकलवाओ अभी। सीसीटीवी फुटेज ने एक बात साबित कर दी कि हमसे तहकीकात में वाकई में लापरवाही हुई थी। फुटेज देखकर हम दंग रह गए। सर, वडोदरा से सूरत हाईवे के पास वाले ढाबा तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है। कम से कम 2.5 घंटा लगता है। सर, राजेश पर हमला हुआ रात को 11 बजे वडोदरा में, और शरद इस ढाबे पर था रात को 12:05 पर। सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट में वडोदरा से इस ढाबे पर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। सर, फुटेज में रात 12:15 बजे शरद फोन पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वाइफ का फोन था। उसके और उसकी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉल शो भी हो रहा है। तो फिर मरते मरते राजेश ठक्कर ने शरद सोलंकी का नाम क्यों लिया? झूठ बोला उसने शरद को फंसाने के लिए। लगता तो ऐसा ही है सर। मेरे साथ इतना बदसलूक किया, मेरा चेहरा ढका, बकवास की, धमकियां दी, इतने दिन में जेल में सड़ा। इसकी क्या भरपाई होगी सर? गलती हुई है हमसे शरद, उसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। आपने मेरा वक्त जाया किया, मेरी खोई हुई इज्जत वापस मांगता हूं मैं। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना पक्का है कि हमें गुमराह किया गया। एक बात बताइए सर, आपने मेरा चेहरा ढका और एक चश्मदीद गवाह को मेरे सामने पेश किया, फिर वो कौन सा था जिसने ये कहा कि वो पीले कपड़े वाला आदमी मैं हो सकता हूं? वो पंकज था, पंकज राजेश का दोस्त। कहीं वो पंकज गुप्ता तो नहीं जो कंचन पार्क में रहता है? हाँ वही था। तुम जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 1.5-2 साल पहले नौकरी करता था मेरे यहाँ। पंकज का हाथ हो सकता है इसमें? कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। पहले आप मेरे खिलाफ एक गवाह पैदा करते हैं, फिर मुझे से पूछते हैं कि वो गवाह गुनहगार तो नहीं। क्या तरीका है काम करने का? इससे अच्छी तहकीकात तो मैं खुद कर लेता। पंकज गुप्ता को बुलाओ। वो कौन है? और तू कौन है? सर, मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं यहाँ 3 महीने से किराए पे रह रहा हूँ। अपने मकान मालिक का फोन नंबर दे जल्दी। તમે જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। सर, पंकज गुप्ता का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुरंत फोन रिकॉर्ड देख लो। इस केस में हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, एक के बाद एक। अगर ये केस ढंग से हल नहीं हुआ तो हमारी काबिलियत पर हमेशा के लिए सवालिया निशान लग जाएगा। इस पंकज गुप्ता को कैसे भी हो घसीट कर हमें हिरासत में लाना। लगभग 3 साल तक मेरे यहाँ किराएदार था। अभी भी 3 महीने पहले यानी मई महीने में ही चला गया। लेकिन एग्रीमेंट पर तो घर का एड्रेस सिर्फ दिल्ली लिखा है। हाँ, वो गलती हो गई, पूरा पता लिखना चाहिए था। आप एक काम कीजिए ना, जयेश ओला से मिलिए। उसके एसी सर्विसिंग यूनिट में ही काम करता था पंकज। जयेश्वर तुम ही हो? हाँ जी साहब। क्या हुआ साहब? ये पंकज गुप्ता ने नौकरी छोड़ दी क्या? साहब, वो तो मई महीने में अपने घर चला गया था। दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली। दिल्ली का एड्रेस है? नहीं साहब। क्या हुआ साहब? राजेश ठक्कर को जानते हो तुम? वही राजेश ने जिसका मर्डर शरद सोलंकी ने किया है ना। झोल है कुछ, और ये हमें पंकज से जानना है कि झोल क्या है। पंकज को मैं पिछले 1.5 साल से जानता हूँ, जब से उसने शरद भाई की नौकरी छोड़ी थी और मेरे पास काम मांगने आया था। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं साहब। ऐसा भी क्या हुआ था? राजेश का तो समझ में आता है, लेकिन पंकज आपको इसमें क्यों फंसाना चाहता था? पंकज, जा चाय बोल क्या? खाना खत्म करके जाता हूँ। अबे अंदर कस्टमर बैठा है, तेरे को खाने की पड़ी है, जाना चाय बोल के आना। बोला ना शरद भाई, खाना खत्म करके जाता हूँ। हो गया खाना, अब जा चाय बोल के आ। अरे आंसू शरद भाई, ऐसे कोई खाना फेंकता है क्या? ये जो खाना तेरे मुंह में तू ठूंस रहा है ना, वो मेरे पैसों से आता है। मैं उसे फेंक दूं या जला दूं, मेरी मर्जी। चल जा चाय बोल के आ। नहीं लाऊंगा। नहीं लाएगा? तेरा बाप तो नौकर जो हो, काम करता हूँ मैं यहाँ पे, नौकर नहीं उतरा। मैं नहीं करना, यहाँ से उठा तेरा टिफिन और भाग यहाँ से। अरे नहीं करना काम तेरे पास, चल साले। तो मत करना, उठा ये तेरा टिफिन, आज के बाद नजर नहीं आना मुझे। उस झगड़े के गुस्से में पंकज ने इतनी बड़ी साजिश रची। लोग गुस्से में क्या नहीं कर जाते, लेकिन राजेश को क्या फायदा हुआ अपने आप पर अटैक करवा के? वो भी ऐसा
जिसमें उसकी जान चली गई? मतलब क्या वो पंकज की बातों में ऐसे ही आ गया? सर इस बार वाकई में हम लोग बहुत बुरी तरह चूके हैं। ये पंकज के फोन रिकॉर्ड्स हैं सर, पूरा कच्चा चिट्ठा इसमें है, पूरा खेल उसी ने रचा था सर। क्या खेल? सर हमने राजेश पे अटैक की टाइमिंग 11 बजे की पकड़ी थी, क्योंकि पंकज ने 11:03 पे कंट्रोल रूम में फोन किया था। आगे? पंकज ने एम्बुलेंस को 10:40 पे ही फोन कर दिया था सर। पंकज के फोन रिकॉर्ड्स बारीकी से खंगालने पर हमें एक दिल्ली का नंबर मिला, जो उसकी माँ का नंबर निकला। हमने एड्रेस निकाला और दिल्ली पहुंचे, पर केस अभी क्लोज होने से काफी दूर था। हम पंकज की तलाश में एक अजीब सी अंधी गली में गुमराह हो गए। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने साहब? पंकज शायद किसी जुर्म में शामिल है। कहाँ है वो? वो मई महीने में आया था घर पे वडोदरा से, पूरा 1 हफ्ता रहा यहाँ, बिल्कुल मायूस। उसने घर से बाहर एक कदम तक नहीं निकाला था। क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बोल। उस पूरे हफ्ते ना दोस्तों से मिलने गया, ना काम की तलाश की। मैंने लाख कोशिश की पता करने की कि माजरा क्या है, पर उसके बर्ताव से लग रहा था कि उसने कुछ खोया है और किसी को उस बारे में बता नहीं पा रहा है। पंकज इस वक्त कहाँ हो सकता है शीला जी? घर से निकलते वक्त उसने एक शब्द नहीं कहा था। मैं जब वो यहाँ से निकला उसके बाद से कोई कॉल किया आपको उसने? नहीं ना, तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। मैंने कितने बार फोन लगाया उसे, पर उसका फोन बंद ही आ रहा है। सर पंकज की माँ के फोन रिकॉर्ड चेक करें, वो सही बोल रही है। फोन टैपिंग पर डाल दिया उसने। उसने कहा पंकज मायूस था। हाँ। सर ये बंदा जो हुआ कहीं उसे लेकर बहुत दुखी तो नहीं हो गया? और प्लान क्या था इसका और राजेश का मकसद क्या था? हमें इस पंकज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। साहब मेरी ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी उससे जो नौकरी छोड़ने के बाद मुझसे कांटेक्ट करे। जयेश, मुश्किल घड़ी में इंसान हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर तुम्हें उसका फोन आए तो उसे बोलना नहीं कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, बस हमें इन्फॉर्म करना तुरंत। जी साहब ज़रूर, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं साहब। साहब लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि पंकज और राजेश ने ऐसा किया क्यों? जब तक पंकज हाथ नहीं लगता हमें इस साजिश का मकसद ही पता नहीं चलता, जिसमें मौत 2 में से एक षड्यंत्रकारी राजेश ठक्कर की ही हुई थी। दूसरी ओर पंकज की मां का फोन 24 घंटे निगरानी पर था, पर पंकज ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया। हमारी दिल्ली की टीम ने पंकज को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कोई भी लीड हाथ नहीं लगी। समय गुजरता गया। हमें अब ऐसा महसूस होने लगा कि शायद पंकज कभी हाथ नहीं आएगा। साजिश फेल होने की मायूसी में, या फिर वो कहीं और जाकर बस गया था, अपनी मां से भी दूर, या फिर कुछ और ही हुआ था। ये हमें पता चला पंकज की खोज के 6 महीने होने के बाद, जब जुर्म को 1 साल हो गया था। नहीं साहब, पंकज ने फोन किया ही नहीं साहब, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी फोन करेगा वो। बिल्कुल सही करे तू जयेश, पंकज आगे तुझे कॉल करेगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसे, क्योंकि तुम दोनों जेल में साथ में रहोगे, बातें तो आमने सामने ही हो जाएंगे। साहब मैं कुछ समझा नहीं साहब। लॉकअप में चल साले, सब समझाता हूँ तुझे, चल। अरे हद है साहब, साहब पंकज को पकड़ नहीं पा रहे तो मुझे बकरा बना रहे साहब आप। पंकज को धर लिया हमने और उसका मुंह भी खुलवा दिया, अब तेरी बारी है। हमें नहीं मालूम था कि राजेश मर जाएगा, वो हमारे प्लान में था ही नहीं। ये हमें कौन कौन लोग शामिल थे पंकज? मैं और वो जयेश वोरा। क्या? जयेश वोरा जो एसी सर्विसिंग यूनिट चलाता है? हाँ वही।